Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 23, Physics, chapter number 8. Start करें हम reflection of wave. Reflection of wave. Reflection of wave का मतलब आपके पास होते the bouncing back of waves when encounter in ऑब्स्टिकल। अगर एक वेव किसी ऑब्स्टिकल के साथ टकरा जाए और वो बाउंस बैक हो जाए तो बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव प्रॉपर्टी तमाम वेव्स के लिए सेम होते हैं, कॉमन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इसको हम इको कहते हैं। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, इसको हम इको कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिस्टेंस जो है, अगर डिस्टेंस 17 मीटर के बराबर हो या 17 मीटर से ज्यादा हो एंड टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ठीक है, तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड इको। ठीक है, एंड अगर d आपके पास 17 मीटर से कम हो और टाइम 0.1 सेकेंड से कम हो, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड इको। ठीक है, और इसी इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? दिस इफेक्ट इज नोन एज रिवर्बरेशन। देखिए, अगर सोर्स और रिफ्लेक्टर के दरमियान कम से कम 17 मीटर डिस्टेंस हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है, या टाइम डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड ओरिजिनल साउंड अगर वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो या कम से कम 0.1 सेकेंड के बराबर हो, तो फिर आप इको और ओरिजिनल साउंड में फर्क कर सकते होंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस 17 मीटर से कम हो बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टर और टाइम डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड ओरिजिनल साउंड अगर 0.1 सेकेंड से कम हो, तो हम ओरिजिनल साउंड और इको में डिफरेंस नहीं कर सकते। इस इफेक्ट को बेसिकली हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास इको में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए। सही है। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करें when wave reflected from a boundary of denser medium, ठीक है, बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, देन 180 डिग्री या पाई फेज डिफरेंस विल बी प्रोड्यूसेस। ठीक है, 180 डिग्री या पाई फेज डिफरेंस विल बी प्रोड्यूसेस। एक बात याद रखिए, फेज डिफरेंस आपके पास होते हैं वो सिर्फ एक केस में होता है। ठीक है, और वो किस केस में आपके पास होता है? अगर एक वेव रेयर मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है। लेट्स सपोज ये आपके पास एयर है और एयर से, दिस इज एयर, ये आपके पास रेयर मीडियम है। ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, ये आपके पास ग्लास है और ग्लास आपके पास जो है दिस इज डेंसर, और ये आपके पास रिफ्लेक्टर है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। ये आपके 9th चैप्टर में भी यूज होगा। ये इंसिडेंट लाइट, ठीक है, एयर में जो कि रेयर मीडियम है, ग्लास जो कि डेंसर है। ठीक है, रेयर मीडियम में एक वेव आ रहा है और वो डेंसर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस केस में आपके पास 180 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। और 180 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब ये होगा कि अगर ग्लास के साथ क्रस्ट इंटरेक्ट हो रहा है तो वो एज अ ट्रफ रिफ्लेक्ट होगा। अगर ग्लास के साथ ट्रफ इंटरेक्ट हो रहा है वो एज अ क्रस्ट रिफ्लेक्ट होगा।
ठीक है, तो 180 डिग्री आपके पास फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर इस वेव का कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाए या रिफ्रैक्टेड, ये ट्रांसमिटेड और इसको हम रिफ्रैक्टेड कहते हैं, तो आप ये बात याद रखें कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के दरमियान 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड, इन दोनों का फेज सेम होता है, ठीक है, लेकिन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के दरमियान फेज डिफरेंस आपके पास जो है वो 180 डिग्री आपके पास होगा, ठीक है। और मैं अगर एक दूसरा मिसाल आपको दूं कि ये आपके पास एक वेव पल्स है, वो एज अ क्रस्ट जा रहा है, ठीक है, और ये आपके पास दीवार है, वॉल, ठीक है, ये क्रस्ट है, ये इंसिडेंट वॉल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है और वॉल के साथ टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड, तो वॉल आपके पास डेंसर है, स्ट्रिंग से, ठीक है। तो देखिए ये क्रस्ट जा रहा है, ये एज अ ट्रफ वापस आएगा, तो फेज डिफरेंस आपके पास कितना प्रोड्यूस हो गया, 180 डिग्री। तो एक बात आप हमेशा के लिए याद रखें, अगर वेव रेयर मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा था और डेंसर मीडियम के बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, दिस इज द ओनली वन कंडीशन वेयर 180 डिग्री फेज डिफरेंस विल बी प्रोड्यूसेस, ठीक है। अगर रेयर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाए, नो फेज चेंज, डेंसर मीडियम के बाउंड्री, लेकिन डेंसर मीडियम का भी बाउंड्री, वो बाउंड्री जो कि रेयर और डेंसर को क्या करता है, सेपरेट करता है, वो बाउंड्री, तो फिर 180 डिग्री फेज डिफरेंस आपके पास प्रोड्यूस होगा। दूसरा एग्जांपल, रिंग के साथ हमने स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है, ये आपके पास इंसिडेंट वेव और ये आपके पास रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग से अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, नो फेज चेंज आपके पास नहीं होगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं फेज डिफरेंस आपके पास है ये 0 डिग्री होगा। एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है, यहां पर स्ट्रिंग दीवार के साथ फिक्स है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस, वहां पर रिंग के साथ अटैच है स्ट्रिंग, तो रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं आएगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, 0, इसमें फेज डिफरेंस 180, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास एक केस है कि जिसमें रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसमें 180 डिग्री फेज डिफरेंस आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है। रेयर मीडियम में वेव प्रोपेगेट करे और डेंसर मीडियम के बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, 180 डिग्री फेज डिफरेंस विल बी प्रोड्यूसेस, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम ले रहे हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। याद रखिए हमारे पास दो किस्म के वेव्स होते हैं, हमारे पास दो किस्म के वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स आपके पास वो वेव्स होते हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। मैं यहां पर लिख लेता हूं, वेव्स आपके पास दो किस्म के हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स और दूसरा आपके पास स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स और दूसरा आपके पास क्या है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव आपके पास जो है इट कैन ट्रांसफर एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स होते हैं, ठीक है। नो सिंगल पॉइंट इज अ स्टेशनरी, नो सिंगल पॉइंट इज स्टेशनरी, कोई भी सिंगल पॉइंट आपके पास प्रोग्रेसिव वेव में स्टेशनरी या रेस्ट में नहीं होता, तमाम पार्टिकल्स मोशन करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स आपके पास जो है इट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी, इट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है, एंड इट हैज स्टेशनरी पॉइंट्स। इसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो आपके पास मेन डिफरेंसेस है आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स में और स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स क्या है,
ये भी आपके पास इंटरफेरेंस है। टू सिमिलर वेव्स propagating in opposite direction. Propagating in opposite direction. Two similar waves propagating in opposite direction when superposed. When superposed, they form standing or stationary waves. इसको हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। दो सिमिलर वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रोपगेट होते हैं और वो सुपरपोज हो जाए तो ये आपके पास स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स बनाएंगे। याद रखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विथ सुपरपोज। दो सिमिलर वेव्स, इट मींस फ्रीक्वेंसीज आपके पास सेम होंगे। सिमिलर वेव्स तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे। दो सिमिलर वेव्स है, ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, they are propagating in opposite direction and superpose, then the frequency of standing waves will be dash. स्टैंडिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी? तो याद रखिए, स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो दो वेव सुपरपोज होके स्टैंडिंग वेव्स को बना रहे हैं। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विथ सुपरपोज। अगर दो वेव्स ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज सुपरपोज, दे विल फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव का फ्रीक्वेंसी भी आपके पास जो होगा वो भी आपके पास 100 हर्ट्ज ही होगा, वो भी आपके पास 100 हर्ट्ज ही होगा। दो वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, सिमिलर वेव्स है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। जब वो सुपरपोज होते हैं तो स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। और याद रखिए, स्टैंडिंग वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास वही होगी जो दो वेव्स सुपरपोज होके स्टैंडिंग वेव्स को बनाते हैं। ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग को ले रहा हूं एंड द स्ट्रिंग इज फिक्स एट बोथ एंड्स। ठीक है, ये दोनों एंड पे आपके पास फिक्स है। ये आपके पास इंसिडेंट वेव, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव। अच्छा, इसमें हम इन पॉइंट्स को कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज नोड। और चूंकि ये दो एंड्स आपके पास फिक्स है तो फिक्स एंड पे हमेशा आपके पास नोड होने चाहिए। ठीक है, तो ये नोड पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एंड नोड आपके पास होता है दिस इज ऑलवेज एट रेस्ट या स्टेशनरी। ये हमेशा आपके पास रेस्ट में होते हैं या स्टेशनरी आपके पास होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज एट रेस्ट और स्टेशनरी। याद रखिए, नोड पे आपके पास जो टोटल एनर्जी होता है इट इज जीरो। ठीक है, नोड पे टोटल एनर्जी जीरो, और प्रेशर या स्ट्रेस आपके पास जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस आपके पास जो होता है ये मैक्सिमम होता है नोड पे। नोड पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो। ठीक है, नोड पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो, ऑलवेज एट रेस्ट और स्टेशनरी। ठीक है, द एनर्जी एट नोड विल बी ऑलवेज जीरो, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो, प्रेशर और स्ट्रेस आपके पास होगा नोड पे वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास नोड, इसको हम एंटी नोड कहते हैं। इस पॉइंट को हम एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, और एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम होता है। x इज इक्वल टू मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहां पर एंटी नोड पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होता है। ठीक है, और स्ट्रेस या प्रेशर आपके पास जो होता है, स्ट्रेस और प्रेशर, वो आपके पास मिनिमम होता है। स्ट्रेस और प्रेशर इज अ मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, स्ट्रेस और प्रेशर आपके पास है, दिस इज मिनिमम। ठीक है, और इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन। ये आपके पास इक्विलिब्रियम लाइन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम लाइन पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है इट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो,
काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है वो मैक्सिमम होगा अगर आपके पास इक्विलिब्रियम लाइन पे आपके पास स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें जरूरी पॉइंट्स है। अगर स्ट्रिंग दो एंड से फिक्स हो तो फिक्स एंड पे हमेशा आपके पास नोड होंगे और एंटी नोड बिल्कुल दरमियान में होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक बात आप लोग याद रखें, टू कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान फेज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स आर सेम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। याद रखिए, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान फेज ऑफ वाइब्रेशन आपके पास क्या होता है? सेम होता है। स्टैंडिंग वेव्स में दो कंसेक्यूटिव नोड के दरमियान जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का, वो आपके पास सेम होता है। द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। और याद रखिए, आपके पास जो प्रोग्रेसिव वेव्स है, प्रोग्रेसिव वेव्स, तो प्रोग्रेसिव वेव के किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं होता। ये भी डिफरेंस है प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव्स में। स्टैंडिंग वेव्स में दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है। फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होने का मतलब ये होता है, आप ये देखिए, ये स्टैंडिंग वेव्स है और ये आपके पास नोड्स है यहां पर, तो सारे पॉइंट्स एक साथ में नीचे आएंगे और सारे पॉइंट्स एक साथ में ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स विल बी सेम। लेकिन आपके पास जो प्रोग्रेसिव वेव्स है उसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान फेज ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल्स का सेम नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव nodes are antinodes, this is equal to half of the wavelength. या मैं लिख सकता हूं the length of one loop is equal to half of the wavelength of standing waves. एक लूप का लेंथ half of the wavelength of standing waves. दो लूप्स का लेंथ 2 lambda by 2, एक लूप्स का लेंथ lambda by 2, दो लूप्स का लेंथ 2 lambda by 2, 3 loops का लेंथ 3 lambda by 2, 4 loops का लेंथ 4 lambda by 2, 5 loops का लेंथ 5 lambda by 2, 6 loops का लेंथ 6 lambda by 2। ठीक है, ये बात याद रखिए। और हाफ लूप का लेंथ क्या होगा? lambda by 4। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं रेजोनेटिंग लेंथ। रेजोनेटिंग लेंथ आपके पास जो होता है Ln इज इक्वल टू L डिवाइड बाय 2n। Ln इज इक्वल टू L डिवाइड बाय n। ये L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, n नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके पास रेजोनेटिंग लेंथ है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और n आपके पास जो है ये नंबर ऑफ लूप्स है। n इज द नंबर ऑफ लूप्स। तो देखिए, अगर मैं लिख लो n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 लूप, तो L1 आपके पास L डिवाइड बाय 2। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम स्ट्रिंग को मिड पॉइंट पे प्लग करें तो 1 लूप विल बी फॉर्म, तो एक लूप आपके पास फॉर्म होगा। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 तो L2 आपके पास L डिवाइड बाय 4 होगा। ठीक है, दो लूप्स आपके पास बनेंगे। अगर n आपके पास 3 है, L3 इज इक्वल टू L डिवाइड बाय 6। तो याद रखे, ये 2n आपके पास ये इवन नंबर को शो करता है, इवन नंबर। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, ये आपको इवन नंबर देगा। तो याद रखे, आपके पास L by 2, L by 4, L by 6, L by 8, L by 10,
मींस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय इवन, ये रेजोनेटिंग लेंथ होते हैं। बाकी किसी और लेंथ पे अगर आप स्ट्रिंग को प्लग करें तो स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेंगे। अगर आप L/2 पे मींस मिड पॉइंट पे आप एक स्ट्रिंग को एक एंड से L/4 डिस्टेंस पे, एक एंड से L/4 तो दूसरे एंड से 3L/4, अगर एक एंड से L/8 तो दूसरे एंड से 7L/8, अगर एक एंड से L/16 तो दूसरे से 15L/16 लेंथ अगर आप प्लग करें तो आपके पास स्ट्रिंग रेजोनेट होगा और उसमें आपके पास वेव्स बनेंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक MCQ बना लूं कि L इज इक्वल टू 20 मीटर, सेंटीमीटर में चले लिख लूंगा, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ वी प्लग L इज इक्वल 20 सेंटीमीटर ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे अगर आपके पास ये फिक्स हो, एंड इफ वी प्लग स्ट्रिंग at 1 centimeter from one end and 19 centimeter from other end, 19 centimeter 1 centimeter from one end और 19 centimeter आपके पास है from other end, ठीक है, then number of loops formed will be dash, नंबर ऑफ लूप्स आपके पास कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास 10, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 40। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपके पास कितने हैं, 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड है, एक एंड से 1 सेंटीमीटर, तो मैं 20 को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 1 सेंटीमीटर आपके पास आ जाए। मैं 20 सेंटीमीटर को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 1 सेंटीमीटर आपके पास आ जाए, तो 20 पे, ये आपके पास L डिवाइड बाय 20 बना, और इस 20 को आप हाफ करें तो 10 नंबर ऑफ लूप्स आपके पास बनेंगे। मैं 20 को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 1 सेंटीमीटर आ जाए, 20 पे, तो नीचे जो इवन नंबर होते हैं उसको हाफ करें, उतने नंबर ऑफ लूप्स आपके पास बनेंगे, उतने नंबर ऑफ लूप्स आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल MCQ है, नंबर ऑफ लूप्स आपके पास कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका है। टोटल लेंथ कितने स्ट्रिंग का, कहां पर मैंने प्लग किया है, 1 सेंटीमीटर पे, तो मैं टोटल लेंथ को किस नंबर पे डिवाइड कर जाऊं कि आपके पास आ जाए रेजोनेटिंग लेंथ। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ लूप्स क्या होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास रेजोनेटिंग लेंथ। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, इफ वी प्लग स्ट्रिंग 8 L डिवाइड बाई 2 मींस मिड पॉइंट, सो N आपके पास क्या होगा, 1 लूप आपके पास बनेगा, एक लूप आपके पास बनेगा, सही है। और अगर एक लूप आपके पास बनेगा, F1 विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाय lambda 1, और एक लूप का जो लेंथ आपके पास होता है वो lambda 1 डिवाइड बाय 2 होता है, या lambda 1 इज इक्वल टू 12, तो F1 आपके पास बन जाएगा V डिवाइड बाय 2L, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय 12 अंडर द रूट ऑफ T डिवाइड बाय M प्राइम, चूंकि V आपके पास अंडर द रूट ऑफ T डिवाइड बाय M प्राइम आपके पास होगा, और M प्राइम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मास लेंथ डेंसिटी। और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी इक्वेशंस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, विच इज फिक्स एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से फिक्स हो, तो आपके पास F1 जो होगा ये लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं F1। तो lambda 1 आपके पास क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास, दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। देखिए वेवलेंथ आपके पास क्या है, 12,
तो ये ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको गिवन होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। तो आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो लिम्डा 1 इज इक्वल टू 12 और ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1 डिवाइड बाई 12 अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम प्राइम, या वी को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइड बाय एम प्राइम। टी इज द टेंशन, एम प्राइम इज द मास लेंथ डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर आप देखें लिख सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं फिर लिख रहा हूं लैम्डा 1 आपके पास 2L, F1 is equal to 1 divided by 12 under the root of T divided by M prime। और यहां से मैं लिख सकता हूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी inversely proportional to the length of a string। Fundamental frequency is directly proportional to the square root of tension, or fundamental frequency this is inversely proportional to the mass length density। अगर आप स्ट्रिंग के लेंथ को हाफ कर जाए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी डबल, अगर आप लेंथ को डबल कर जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ, अगर आप स्ट्रिंग में टेंशन को डबल कर जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज, और अगर आप मास लेंथ डेंसिटी को डबल कर जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास अंडर रूट 2 टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट रेजोनेंस पे कंडीशन आपके पास है। एट सेकंड रेजोनेंस L2 इज इक्वल टू L डिवाइड बाय 4। लूप्स कितने बनेंगे? 2 लूप्स आपके पास बनेंगे, और 2 लूप्स का जो लेंथ आपके पास होता है वो 2 इंटू लेम्डा 2 डिवाइड बाय 2, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं लेम्डा 2 इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाय 2। वहां पर 2L था, यहां पर 2L डिवाइड बाय 2 मींस हाफ है। तो याद रखिए आपके पास लेम्डा 2 जो है वो लेम्डा 1 का हाफ है। सेकंड रेजोनेंस पे जो वेवलेंथ आपके पास होता है वो फर्स्ट रेजोनेंस के वेवलेंथ का हाफ आपके पास होता है। 2 लूप्स आपके पास बनेंगे, तो F2 V डिवाइड बाय लेम्डा 2 V डिवाइड बाय L 1 डिवाइड बाय L अंडर द रूट ऑफ T डिवाइड बाय M प्राइम, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 अंडर द रूट ऑफ T M प्राइम, या इसको मैं लिख सकता हूं 2F1। देखिए पहले एक लूप बन रहा था, फ्रीक्वेंसी F1 था, अब 2 लूप्स बन रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। 2 लूप्स बन रहे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो डबल हो जाएगा। क्यों? पहले एक लूप था, अब 2 लूप है तो फ्रीक्वेंसी विल बी डबल। वेवलेंथ आपके पास क्या होगा? हाफ। तो देखिए वेवलेंथ हाफ, फ्रीक्वेंसी डबल, बट स्पीड विल बी रिमेन सेम। स्पीड आपके पास होगा इट विल बी रिमेन सेम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं थर्ड रेजोनेंस पे लूं, थर्ड रेजोनेंस पे आपके पास F3 जो होगा वो 3F1 होगा, एंड लेम्डा 3 आपके पास 2L डिवाइड बाय 3 आपके पास होगा। तो मैं अगर इसको जनरलाइज्ड करूं, जनरलाइज्ड Fn इज इक्वल टू NF1 और वेवलेंथ ऑफ अ स्टैंडिंग वेव दिस इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाय N। सही है, तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि फ्रीक्वेंसी इज अ क्वांटाइज्ड, फ्रीक्वेंसी इज अ क्वांटाइज्ड, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ लूप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ आपके पास नंबर ऑफ लूप्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते हैं तो स्टैंडिंग वेव्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ लूप्स कम होते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होगा, अगर नंबर ऑफ लूप्स जो है वो कम होते हैं वेवलेंथ आपके पास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, लेकिन स्पीड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ लूप्स n टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी n टाइम इंक्रीज होगा, वेवलेंथ n टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग में जो वेव का स्पीड है इट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब तक स्ट्रिंग में टेंशन या स्ट्रिंग को आप चेंज ना करें तब तक आपके पास स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग वेव चेंज नहीं होगा।
और क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 2 3, फ्रीक्वेंसी f1 2f1 3f1 4f1 पॉसिबल है अप टू nf1। ठीक है, अगर मैं लू कि लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों एंड से फिक्स है और उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 20, थर्ड 30, 40, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपके पास स्टैंडिंग वेव्स के वो आपके पास क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला देखें, अगर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग गिवन हो और नंबर ऑफ लूप्स गिवन हो, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग और नंबर ऑफ लूप्स गिवन हो, तो आप वेवलेंथ को इस फार्मूले से मालूम, वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव्स को आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसको देखें, लेमडा n इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय n, मैं इससे लिख सकता हूं L इज इक्वल टू n लेमडा n डिवाइड बाय 2। तो अगर वेवलेंथ आपके पास स्टैंडिंग वेव्स के गिवन हो और नंबर ऑफ लूप्स गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होगा, तो इस इक्वेशन से आप लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग को मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग गिवन हो, नंबर ऑफ लूप्स गिवन हो, तो वेवलेंथ को आप मालूम कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स के इस इक्वेशन से। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इज अ क्वांटाइज्ड, इट मींस दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। ठीक है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं f1 f2 f3, ये आपके पास fn, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, इसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको हम लिखते हैं जीरो ओवरटोन, इसको हम लिखते हैं दिस इज सेकंड हार्मोनिक, और ये आपके पास फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड हार्मोनिक, ये आपके पास फर्स्ट ओवरटोन, ये आपके पास nth हार्मोनिक, या ये आपके पास n-1 ओवरटोन। ठीक है, और याद रखिए नंबर ऑफ हार्मोनिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओवरटोन प्लस 1। अगर मैं पूछूं आपसे 9th ओवरटोन है तो कौन सा हार्मोनिक होगा? अगर 9th ओवरटोन है तो 9 + 1 10th हार्मोनिक होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ओवरटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक -1। अगर हार्मोनिक गिवन है और आपसे नंबर ऑफ ओवरटोन के बारे में पूछा गया है, तो इस इक्वेशन से आप नंबर ऑफ ओवरटोन को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि आपके पास अगर एक स्ट्रिंग फिक्स हो दो एंड्स है, तो फिर आपके पास जो नोड होंगे इट विल बी इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1। आप ये देखिए ना, मैं फर्स्ट रेजोनेंस पे ले रहा हूं, फर्स्ट रेजोनेंस पे एंटी नोड कितने? 1, और नोड कितने? 2, तो एंटी नोड 1, 1 + 1 2। अगर एक एंटी नोड है तो 2 आपके पास नोड्स होंगे, तो नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये उस स्ट्रिंग के लिए है जो कि दो एंड से फिक्स हो, दो एंड से आपके पास क्या हो? फिक्स हो। अब मैं एक MCQ लिख रहा हूं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th ओवरटोन is 64 hertz. The frequency of 7th overtone is 64 hertz. Then fundamental frequency of string fixed at both ends will be dash. ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास जो है 16 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, सी आपके पास 4 हर्ट्ज और डी आपके पास 1 हर्ट्ज। तो देखिए आपके पास क्या है, ये 7th ओवरटोन है, तो अगर ये 7th ओवरटोन है तो कौन सा हार्मोनिक होगा? 8 हार्मोनिक, 8 हार्मोनिक, तो F8 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ F1, और F1 क्या होगा? F8 डिवाइड बाय 8, तो F8 क्या है? 64 हर्ट्ज। तो 64 हर्ट्ज को आप 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास 8 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि MCQ, the length of string fixed at both ends is, the length of string fixed at both ends is 4 meter. The length of string fixed at both ends is a 4 meter. If 10 loops form, then wavelength of standing wave will be dash. wavelength of standing wave आपके पास जो है क्या होगा? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास जो है 8 मीटर, बी ऑप्शन 4 मीटर, सी ऑप्शन 0.8 मीटर और डी ऑप्शन आपके पास जो है 0.4 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव आपके पास क्या होगा? तो आप इसको देखें, लेंथ आप यहां पर पुट करें, तो आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 4 मीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लूप्स 10 लूप्स आपके पास है, तो ये आपके पास 8 मीटर डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये आपके पास 0.8 मीटर बन जाएगा। सो दीज आर सम मॉडल MCQs, ठीक है, इन अ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स।